जब भी हम किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो जो भी आपके आरसीसी मेंबर होते हैं, फुटिंग, बीम, कॉलम, स्लैब, स्टेयरकेस, उसमें कंक्रीटिंग किस तरह से होगी उसका जो डिटेल्स है वो आपको उस प्रोजेक्ट की ड्राइंग में दिया रहता है कि जो हम प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं उसमें जो भी कंक्रीटिंग का काम होगा उसमें क्या ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करनी है, उसके लिए कौन सा आईएस कोड यूज करना है, कितना आपको मिनिमम सीमेंट कंटेंट रखना है, कितना आपका वाटर सीमेंट रेशियो होगा, उसमें कितना आपका क्यूरिंग पीरियड होगा। और कंक्रीटिंग को लेके एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में जो भी आपकी डिटेल्स है जो आपको उस प्रोजेक्ट में फॉलो करनी ही करनी है वो सब आपको ड्राइंग की जनरल नोट्स में मिलेंगी। तो ये सारी चीजें मैं आपको ड्राइंग के थ्रू समझाऊंगा कि कंक्रीट को लेके हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए जब भी हम किसी प्रोजेक्ट में कास्टिंग का काम करें। तो मैं हूं संदीप सिंह, वेलकम बैक टू रीइंफोर्स लाइफलाइन फॉर सिविल इंजीनियर्स। आप बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। दोस्तों, आप किसी भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट की जो भी ड्राइंग्स हैं आप उन ड्राइंग्स को ध्यान से देखेंगे। यदि आप किसी अच्छे प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और वो ड्राइंग्स आपकी किसी अच्छे कंसल्टेंट ने डिजाइन की हैं तो उसकी जनरल डिटेल्स में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। उस प्रोजेक्ट के फाउंडेशन को लेकर सारी डिटेल मिल जाएगी, उस प्रोजेक्ट में कॉन्क्रीटिंग होनी है उसकी सारी डिटेल्स मिल जाएगी, उस प्रोजेक्ट में जो आपके स्टील रीइंफोर्समेंट का काम होना है उसकी भी आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। लेकिन आज जो मैं आपको समझाने वाला हूँ वो आपको समझाने वाला हूँ कॉन्क्रीट को लेकर कि उसमें जो भी आपके आरसीसी मेंबर, उसमें जो भी आपकी कास्टिंग का काम किया जाएगा उसमें आपको क्या डिटेल्स फॉलो करनी है। और हाँ दोस्तों, आप इसी तरह से बिल्डिंग, हाईवे और ब्रिज के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो रीइंफोर्स आपके लिए लेके आया है 2 महीने का प्रैक्टिकल ऑन साइट ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कि हर महीने की 1 तारीख को स्टार्ट होता है। तो आने वाले 1 मार्च को रीइंफोर्स नया बैच स्टार्ट कर रहा है जो कि पूरे 2 महीने का है, जिसमें हम लोग बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स, हाईवे प्रोजेक्ट्स और जो आपके ब्रिज प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका प्रॉपर कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, ड्राइंग, रीडिंग, लेआउट, एग्जीक्यूशन, क्वांटिटी सर्वेइंग, बार बेंडिंग शेड्यूल और बीओक्यू, रेट एनालिसिस, लेबर मशीनरी का प्लानिंग और बिलिंग को डिटेल में डिस्कस कर रहे होते हैं। और इस 2 महीने के प्रोग्राम में जो भी मेरा 8-9 साल का एक्सपीरियंस है वो मैं आपको सामने बैठा के एक होम ट्यूशन की तरह 1-to-1 डिलीवर कर रहा होता हूँ। और सारा नॉलेज आपको आईएस कोड, सीपीडब्ल्यूडी, मॉर्थ और आईआरसी की रिकमेंडेशन के साथ सीखने को मिलता है। तो ऐसा नॉलेज मिलेगा जिसको कोई काउंटर नहीं कर पाएगा। तो अगर आप ऑफलाइन आके चीज़ें सीखना चाहते हैं, सामने बैठ के अपनी स्किल को इंप्रूव करना चाहते हैं, क्वांटिटी सर्वे बनना चाहते हैं, बिलिंग इंजीनियर बनना चाहते हैं, प्लानिंग इंजीनियर बनना चाहते हैं या फिर एक सक्सेसफुल सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो एक बार आप हमारा ऑफिस विजिट करिए। दिल्ली में है, साकेत में, अदरवाइज नीचे आपको नंबर मिल जाएगा, उस पर कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं और हमारे हेड ऑफिस में आके पूरे 2 घंटे का फ्री डेमो कम काउंसलिंग सेशन ले सकते हैं। तो आपको समझ में आएगा कि अभी आप कहाँ पे हैं और कहाँ पे जाना है, इंडस्ट्री कैसे काम करती है, किस तरह से आपकी चीज़ें होंगी, ग्रोथ आपको कैसे मिलेगा, सब हम आपको डिटेल में समझा रहे होंगे। बाकी आगे चलते हैं, अपने मुद्दे की बात करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको ड्राइंग में ये सारी डिटेल्स दी रहती हैं कंक्रीटिंग को लेकर। सबसे पहले उन्होंने आपको जो दे रखा है वो ये है कि आपका कंक्रीट क्वालिटी सेल कंप्लाई विथ आईएस 456-2000। आप सभी को अच्छे से पता है कि जो भी आपका आरसीसी वर्क होता है उसके लिए हम लोग कौन सा आईएस कोड यूज करते हैं, आपका आईएस 456। तो उसमें आपको आरसीसी को लेकर सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो उसकी क्वालिटी के लिए हमें आपको आईएस 456 फॉलो करना है जिसमें आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी। अगर आप आरसीसी के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि आप एक बार आईएस 456 पढ़ें। आपको कंक्रीट की डिजाइनिंग से लेके और जो आपका मिनिमम सीमेंट कंटेंट है या फिर कंक्रीट की स्ट्रेंथ को लेके या फिर जो आपका क्यूरिंग पीरियड है या फिर जो आपका डीसर्टिंग पीरियड होता है या फिर स्टील रीइंफोर्समेंट में जो आपका ओवरलैपिंग का काम होता है या फिर जो आपका डेवलपमेंट लेंथ है वो सब आपको आईएस 456 में मिलेगा। अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं तो एटलीस्ट आपको एक बार जरूर पढ़ना चाहिए आईएस 456। उसकी जो डिटेल्स है उसका नोट्स बनाना चाहिए, बहुत काम आता है। तो ये ध्यान रखना है किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में जो भी आपका आरसीसी काम होता है तो उसकी क्वालिटी के लिए हम लोग हमेशा आईएस 456 को ही फॉलो कर रहे होते हैं। इसके बाद देखेंगे प्रोजेक्ट असेसमेंट ऑफ कंक्रीट स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड। अब जो भी आपका प्रोजेक्ट है तो उसका प्रॉपर डिजाइनिंग होता है, उस डिजाइन के अकॉर्डिंग हम ये जस्टिफाई कर रहे होते हैं। हम यानी जो आपके स्ट्रक्चर इंजीनियर हैं वो जस्टिफाई करते हैं कि इस प्रोजेक्ट में हम लोग किस ग्रेड का कंक्रीट यूज करेंगे। अब आपको पता है कि कंक्रीट में कई सारी ग्रेड होती हैं, आपका M5 भी है, M7.5 भी है, आपका M10 भी है, 15 भी है, 20 है, 25 है, 30, 40। आपका हाई स्ट्रेंथ का डिजाइन मिक्स कंक्रीट भी आता है। लेकिन किसी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में उसकी पीसीसी और उसके आरसीसी मेंबर में किस ग्रेड का कंक्रीट फॉलो करना है वो आपका स्ट्रक्चर इंजीनियर डिजाइन करेगा और आपको ड्राइंग में प्रॉपर मेंशन करेगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट है वो आपको M20 फॉलो करना है फॉर ऑल आरसीसी वर्क। और जो आपका M20 का रेशियो होता है वो आपको यहाँ पे दे रखा है 1:1.5:3। यानी जो आपका M20 आपको पता है M20 आपका क्या होता है,
आपका वाई वॉल्यूम होता है, जिसमें आपका 1 पार्ट सीमेंट का है, 1.5 पोर्शन आपका सैंड का है और 3 पोर्शन आपका एग्रीगेट का है। तो इस पूरे प्रोजेक्ट में जो भी इस प्रोजेक्ट का ये ड्राइंग है उसमें हमें M20 ग्रेड का कंक्रीट यूज़ करना है। तो वो आपको ड्राइंग में मेंशन होगा कि उस प्रोजेक्ट में क्या डिटेल्स फॉलो करनी है, जैसा कि यहाँ पे दे रखा है कि इस प्रोजेक्ट में हमें M20 का कंक्रीट यूज़ करना है। और कई बार ऐसा होता है कि आपको अलग अलग आरसीसी मेंबर में आपको अलग अलग ग्रेड ऑफ कंक्रीट देखने को मिलते हैं। मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे किए भी हैं और देखे भी हैं जहाँ पे आप देखोगे कि जो आपके कॉलम्स हैं वहाँ पे वो आपका M30 का कंक्रीटिंग करवा रहा है, और जो आपके बीम वगैरह हैं, जो स्लैब वगैरह हैं, उसमें वो आपका M25 का कंक्रीटिंग करवा रहा है। और ये तो आप सभी को पता है कि जो आपका मिनिमम आपका कम से कम जो आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट है आरसीसी मेंबर के लिए वो हमारा कितना M20 है। इससे कम हम तो जा नहीं सकते हैं, आप सभी को पता है। लेकिन मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अगर नॉर्मली देखा जाए तो डिज़ाइन के हिसाब से कुछ भी हो सकता है। तो कभी कभार आपको एक ही ग्रेड पूरे प्रोजेक्ट में यूज़ करनी होती है, और कई बार आप देखेंगे तो आपको अलग अलग ग्रेड आपको अलग अलग आरसीसी मेंबर में देखने को मिल रही होती है। तो वो आपको ड्राइंग में देखना है तो आपको समझ आएगा। बाकी आप डिटेल्स देखेंगे। फॉर द अबव ग्रेड टू बी अचीव्ड मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो शैल बी 0.55। तो इन्होंने आपको यहाँ पे वाटर सीमेंट रेशियो भी दे रखा है, यानी 0.55, यानी कितना 55% आपका क्या है वाटर सीमेंट रेशियो है। और ये भी किसका है, आपका सीमेंट का। तो जो भी आपका सीमेंट कंटेंट आएगा उसका 55% आपको वाटर यूज करना है। यहाँ पे आपको मिनिमम सीमेंट कंटेंट भी दे रखा है। मिनिमम सीमेंट कंटेंट शैल बी 300 kg पर मीटर क्यूब एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर शैल बी 165 लीटर फॉर 300 kg पर मीटर क्यूब ऑफ सीमेंट। तो आपको ये पता चल गया कि जो आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट है वो आपका M20 है, जो आपका वाटर सीमेंट रेशियो है वो आपका 55% है, और जो आपको मिनिमम सीमेंट कंटेंट रखना है वो कितना रखना है 300 kg पर मीटर क्यूब। यानी 1 मीटर क्यूब कंक्रीट में कम से कम आपका 300 kg सीमेंट चाहिए, इससे कम में काम नहीं चलेगा। अब आपको पता है एक बैग 50 kg का आता है, तो कम से कम आपको 1 मीटर की कंक्रीट में आपको 6 बैग तो डालने पड़ेंगे। और जो आपका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर है वो इन्होंने आपको यहाँ पे दे रखा है 165 लीटर फॉर 300 kg पर मीटर क्यूब ऑफ सीमेंट। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या बोलता है, ओनली पोर्टेबल वाटर शैल बी यूज्ड फॉर मिक्सिंग एंड क्यूरिंग एंड शैल कंप्लाई टू द रिक्वायरमेंट ऑफ IS 456-2000। तो ये क्या बोल रहा है कि जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसमें जो भी हम पानी यूज करेंगे, चाहे वो आपका पानी कंक्रीट बनाते समय मिक्सिंग में यूज हो या फिर आपका क्यूरिंग में यूज हो, वो पानी आपका पोर्टेबल वाटर होना चाहिए एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ IS 456। पोर्टेबल वाटर क्या होता है आपको पता है? पोर्टेबल वाटर यानी वो वाटर जो आपका पीने योग्य है, जिसको हम पी सकते हैं। ऐसा ही वाटर आपको कंस्ट्रक्शन में यूज करना है। आप कंस्ट्रक्शन में उल्टा सीधा पानी यूज करेंगे, वो ज्यादा एल्कलाइन होगा या फिर ज्यादा एसिडिक होगा, तो उसके गलत इंपैक्ट भी पड़ सकता है आपके आरसीसी स्ट्रक्चर पे, आपकी स्ट्रेंथ भी कम हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मैकेनिकल वाइब्रेटर कंक्रीट इन द फॉर्म टू गिव मैक्सिमम कॉम्पैक्शन विदाउट सेग्रेशन ऑफ द कंक्रीट। तो आप सभी को पता है जो भी आपका आरसीसी का काम होता है तो उसमें हमें वाइब्रेटर यूज करना है। अगर वाइब्रेटर यूज करेंगे तो आपको प्रॉपर तरह से चीजें आपकी कॉम्पैक्ट होंगी और किसी भी तरह का आपका सेग्रेशन नहीं होगा। बाद में पता चलता है अगर आपने प्रॉपर तरह से वाइब्रेटर यूज नहीं किया तो जब आप शटरिंग निकालेंगे तो आपको शॉक मिलेगा, पता चला कि आपका हनी कॉम्बिंग हो गया है, इधर उधर गड्ढे हो गए हैं, वो फिनिशिंग नहीं आई है। तो आपको आरसीसी करने का प्रॉपर आपको वाइब्रेटर यूज करना है ताकि आपकी फिनिशिंग भी अच्छी आए और आपकी किसी भी तरह का बाद में आपको हनी कॉम्बिंग भी देखने को ना मिले और आपका कॉम्पैक्शन भी अच्छा होगा। अब कंक्रीट की कास्टिंग हो जाती है तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका क्यूरिंग का। तो क्योर कंक्रीट एज रिक्वायर्ड बाय द क्लॉज 13.5 ऑफ IS 456-2000 एंड वर्क स्पेसिफिकेशन। तो जब आप आरसीसी का काम किया है तो उसमें हमें क्यूरिंग भी करनी है। अब क्यूरिंग कितनी करनी है उसके लिए आपको डिटेल दे रखा है IS 456। आप फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमें किस आरसीसी मेंबर में किस ग्रेड ऑफ कंक्रीट के हिसाब से या फिर किस सीमेंट के हिसाब से हमें कितना क्यूरिंग करना है, वो आपको फॉलो करना है। क्यूरिंग करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें पानी डाले जा रहे हैं तो पानी का वेस्टेज है। क्यूरिंग इज ऑल अबाउट जो आपका कंक्रीट है उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो आपको मेंटेन करके रखना है। ये असली मीनिंग है आपका क्यूरिंग का। आपको पता है जब भी सीमेंट में वाटर मिक्स होता है तो आपका हीट ऑफ हाइड्रेशन का प्रोसेस होता है, आपकी हीट लिबरेट होती है। अगर उसको प्रॉपर पानी नहीं मिलेगा, मॉइस्चर नहीं आएगा उसमें, तो आपके सडन क्रैक्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये ध्यान रखना है, हमारा एक ही मोटो होना चाहिए कि जो आपका कंक्रीट है उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो आपका मेंटेन रहना चाहिए। बस आपको इतना क्यूरिंग करना है, फालतू का पानी फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप गनी बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो भी आपका आरसीसी मेंबर है उसके ऊपर आप प्रॉपर गनी बैग लगाएं और उसमें आप पानी डालें ताकि जो आपका आरसीसी मेंबर है उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो आपका मेंटेन रहे और किसी भी तरह का उसमें क्रैक्स वगैरह डेवलप ना हो। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इन द ड्राइंग
द बीम साइजेस आर डेजिग्नेटेड विथ एक्स डेप्थ इंक्लूड स्लैब थिकनेस इफ एनी। तो ये सिंपल भाषा में समझाना चाहता है कि ड्राइंग्स में जो भी आपको बीम का साइज दे रखा है वो स्लैब की थिकनेस के साथ दे रखा है। और मोस्टली ड्राइंग्स में ये चीज़ आपको मिलेगी, कोई नई चीज़ नहीं है। आप वहाँ पे देखेंगे जो आपका बीम का डेप्थ है वो आपको 450 दे रखा है। तो इसका मतलब ये है कि आप उसमें देखेंगे तो जो टॉप में आपका जो स्लैब थिकनेस है वो 150 की स्लैब है, बाकी 300 का बीम है। तो कहने का मतलब ये है कि इस ड्राइंग में जो भी आपकी बीम्स दे रखी है तो उसका जो डेप्थ है वो स्लैब की थिकनेस के साथ दे रखा है, यानी स्लैब की थिकनेस उसमें इंक्लूड है, इंक्लूड स्लैब थिकनेस। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कॉन्क्रीट साइजेस एज ड्रॉन आर मिनिमम एंड डू नॉट इंक्लूड अप्लाइड फिनिशिंग। तो ये कहना चाहता है कि जो भी यहाँ पे कंक्रीट की डायमेंशंस दे रखी है वो आपकी मिनिमम डायमेंशंस है, उसमें किसी भी तरह का जो आपका फिनिशेस है या फिर जो भी आपकी फिनिशिंग है वो आपकी इंक्लूड नहीं है। वो सिर्फ कंक्रीट की डायमेंशन है, वो भी मिनिमम डायमेंशन है। और बाकी का जो भी फिनिशिंग का काम होगा तो उसकी ड्राइंग्स आपको अलग से मिलेंगी, जो भी आपकी आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स हैं या फिर जो भी आपकी इंटीरियर की ड्राइंग्स हैं, फिर जो भी आपकी फिनिशिंग की ड्राइंग्स होती हैं वो आपको अलग से मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर जो भी डिटेल्स आपको दिखाई जा रही है वो सिर्फ कंक्रीट की डायमेंशन ही है, उसमें कोई भी आपका फिनिश की डिटेल्स इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, डू नॉट मेक अनस्पेसिफाइड होल्स और चेसेस विदाउट इंजीनियर्स प्रायर अप्रूवल। जो भी आपका कंक्रीटिंग का काम हो रहा है उसमें आपको किसी भी तरह का अनस्पेसिफाइड होल्स नहीं करना है और आपको उसमें चेजेस भी नहीं करना है, यानी झिर्री भी नहीं काटनी है। आपका जो सरफेस है वो आपका खराब हो जाएगा। तो बिना आप इंजीनियर की अप्रूवल के कहीं पे भी किसी भी तरह का होल और उसमें आप झिर्री वगैरह नहीं काट सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, डू नॉट प्लेस कंड्यूट्स पाइप्स एंड लाइक विथ इन कॉन्क्रीट कवर। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैं आपको बता दूं कि जो भी आपके आरसीसी मेंबर होते हैं उसके अंदर से आपको किसी भी तरह का, चाहे वो आपका वाटर का पाइप हो, चाहे वो आपका इलेक्ट्रिसिटी का पाइप हो, किसी भी तरह के जो आपके कंड्यूट्स हैं वो आपके किसी भी आरसीसी मेंबर से पास नहीं होने चाहिए। इससे जो आपका आरसीसी मेंबर है उसकी स्ट्रेंथ कम होती है। बात आपको समझ आ रही है? नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, एग्रीगेट सेल कंप्लाई विद क्लॉज नंबर 5.3 ऑफ IS 456। नॉमिनल साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट सेल भी 20 mm। तो जो भी हमें एग्रीगेट यूज करना है वो एज पर क्लॉज ऑफ IS 456 यूज करना है, जो आपको 5.3 दे रखा है। और जो आपका नॉमिनल साइज है वो आपको कोर्स एग्रीगेट का कितना रखना है, 20 mm रखना है। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी हम एग्रीगेट यूज करते हैं वो सभी तरह का साइजेस यूज करते हैं ताकि आपका प्रॉपर तरह से कॉम्पैक्शन हो, किसी भी तरह का आपका बीच में आपका गैप क्रिएट ना हो। तो जो नॉमिनल साइज एग्रीगेट का वो कितना है, 20 mm है। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी एग्रीगेट हैं उसका जो साइज है 20 mm है, नहीं तो फिर आपका गैप क्रिएट हो जाएगा, वॉइड्स बन जाएंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट एट 20 डेज सेल बी 20 मेगापास्कल। मीन्स जो भी आपका कॉन्क्रीट यूज हो रहा है, आपको पता है हम इस प्रोजेक्ट में M20 ग्रेड का कॉन्क्रीट यूज कर रहे हैं, तो आफ्टर 28 डेज तो जब हम उसका क्यूब टेस्ट करेंगे तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, 20 मेगापास्कल, यानी 20 न्यूटन पर mm²। and the concrete shall be assessed as per the criteria outlined in the clauses of 16 as per IS 456। तो जो भी आपका कंक्रीट है वो आपका एज पर IS 456 उसकी स्ट्रेंथ आनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, ऑल फॉर्मवर्क फॉर बीम एंड स्लैब आर टू बी रिमूव्ड बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल और अदर परमानेंट लोडिंग। All formwork and its removal must be in the accordance to the IS 456। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आपके आरसीसी मेंबर हैं तो उसका जो सारा फॉर्मवर्क है वो आपका रिमूव करना है, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं आपका लोड आ रहा होता है और आपको ब्रिक मशीनरी भी करनी है तो उसका भी लोड आएगा। तो इतना सारा लोड आएगा तो चीज़ें कहीं ना कहीं डैमेज हो सकती हैं। तो जब भी आप ब्रिक मशीनरी का काम स्टार्ट करें तो उसके पहले आपको सारा फॉर्मवर्क आपको वहाँ पर रिमूव कर देना है, और इसके साथ साथ जो भी वहाँ पर आपकी परमानेंट लोडिंग्स वगैरह हैं और भी किसी तरह का जो आपका वेट वगैरह रखा है वो भी आपको वहाँ से रिमूव कर देना है। और जो भी आपका फॉर्मवर्क रिमूव किया जाएगा वो आपका एज पर IS 456 आपको करना है। आप देखेंगे तो IS 456 में आपको डीसटरिंग पीरियड दिया रहता है, उसके अकॉर्डिंग आपको सारा फॉर्मवर्क रिमूव कर देना है। उसके बाद ही आपको किसी भी तरह का जो आपका वॉल्स का काम है वो आपको करना है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ऑल फ्लोर स्लैब आर रीइंफोर्स कंक्रीट स्लैब। तो जो भी आपके फ्लोर्स वगैरह बनेंगे, चाहे वो आपका ग्राउंड का फ्लोर हो, चाहे वो आपके फर्स्ट सेकंड फ्लोर्स हों, ऑब्वियसली जो आपके फर्स्ट सेकंड फ्लोर हैं वो तो आपके आरसीसी के होंगे, और ये भी कहना चाह रहा है कि जो आपका ग्राउंड फ्लोर है वो भी आपका आरसीसी का बनेगा। तो ये सारी डिटेल्स आपको एक ड्राइंग में दी रहती हैं जो कि हमें उस प्रोजेक्ट में कंक्रीटिंग के लिए फॉलो करनी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्या क्या डिटेल्स आपको यहाँ पे कंक्रीटिंग की दे रखी हैं। इसी तरह से आप और ड्राइंग्स को पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको फाउंडेशन वगैरह की डिटेल्स हैं, ये आपको लोडिंग वगैरह की डिटेल्स मिल जाएंगी, किस तरह के आपके लोड्स वगैरह आ रहे हैं वो सब आपको दिया रहता है, वो आपको पढ़ना है।
तो ये तो आपकी कंक्रीट की डिटेल्स होगी। इसी तरह से आप ड्राइंग को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें आपको उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग जो भी आपकी जनरल डिटेल्स हैं, या फिर जो आपकी फाउंडेशन की डिटेल्स हैं, या फिर उस प्रोजेक्ट में जो भी आपका लोड वगैरह लग रहा है उससे रिलेटेड जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो आपको मिल जाएंगी, या फिर जो आपका स्टील रीइंफोर्समेंट का काम हो रहा है वो आपको डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि आप पहले ड्राइंग को सही से पढ़ें कि उसमें आपको क्या जनरल डिटेल्स दे रखी हैं, क्योंकि उसी डिटेल्स को आपको उस प्रोजेक्ट में फॉलो करना है। एज पर डिटेल आपका वो प्रोजेक्ट रन होगा। और हाँ दोस्तों, आप दिल्ली नहीं आ सकते हैं, कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आप हमारा एप्लीकेशन रीइंफोर्स डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितना भी काम होता है हर काम का हमने एक डेडिकेटेड कोर्स डिजाइन किया है, जो कि बहुत ही आपको कम प्राइस में मिलेगा। तो आप एक बार हमारा ऐप डाउनलोड करिए रीइंफोर्स, वहाँ पे सारे कोर्सेज हैं उनको चेक करिए। अगर आप अपनी स्किल डेवलप करना चाहते हैं तो वहाँ से आप कोर्स ले सकते हैं और अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हैं और इस इंडस्ट्री में नया मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। बाकी आप और किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं वो आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो आने वाले सेशंस में हम उस पर बात करेंगे। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स का शेयर करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।